क्लास 12 बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान का सरकार द्वारा जारी मॉडल पेपर लेकर के आए हैं, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र लेकर के आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए भाई, पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न का होता है। पहला है का निम्नलिखित में से किस पौधे में जल द्वारा परागण होता है? ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें जल के द्वारा परागण होता है? हाइड्रोफिली होती है। जल परागण को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिली कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं। इनमें से देखिए ऑप्शन सही होगा दूसरा वाला, जोस्टेरा। ये एक समुद्री घास होती है, समुद्री घास है, और इसमें अच्छी तरीके से जल द्वारा परागण होता है या हाइड्रोफिली होती है। जो यक्का है इसमें कीट परागण होता है, यक्का में कीट परागण होता है। किसके द्वारा? तो पतंगे के द्वारा होता है, पतंगे द्वारा कीट परागण होता है। और जो तीसरा ऑप्शन है इसमें भी कीट परागण होता है। कीट परागण किसके द्वारा अगर पूछा जाए तो मक्खियों के द्वारा कीट परागण होता है, मक्खियों के द्वारा। जो जलकुंभी है ये पाई तो जल में जाती है, लेकिन इसमें भी कीट या फिर वायु परागण पाया जाता है। अगर आप लोग परागण पर वीडियो देखना चाहते हैं, परागण किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, उनके बारे में डिटेल से पूरा चित्र से समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आनुवांशिक कोट की विशेषता नहीं है? इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा आनुवांशिक कोट या जेनेटिक कोड की विशेषता नहीं है? अगर आप लोग आनुवांशिक कोड क्या है अथवा जेनेटिक कोड किसे कहते हैं इसके बारे में डिटेल से समझना चाहते हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो हमारे चैनल में जाकर के आप इसको देख सकते हैं। अच्छे से मैंने इसको समझाया हुआ है। आप लोग अगर चैनल पर नहीं जा सकते हैं तो आप यूट्यूब सर्च बॉक्स में लिखिएगा आनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड और स्पेस छोड़कर बायोलॉजी साइंसेस के हमारे चैनल का नाम एंटर कीजिए, वीडियो आ जाएगा, देख लीजिएगा। और तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही होगा तीसरा, जेनेटिक कोड संदिग्ध और सामान्य होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है तीसरा बहुविकल्पी का, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए सुमेलित करेंगे तो जो मॉरीशस है इसको डोडो पक्षी से मिलाएंगे। जो डोडो पक्षी है ये मॉरीशस का मूल निवासी था, डोडो पक्षी मॉरीशस का मूल निवासी था जो अब विलुप्त हो चुका है। जो अफ्रीका है, अफ्रीका को क्वेगो से मिलाएंगे। अफ्रीका को क्वेगो से, आपको बता दें क्वेगो जेब्रा की एक प्रजाति होती है, जेब्रा की एक प्रजाति को क्वेगो कहा जाता है। ये कह लीजिए कि उपजाति होती है, उपजाति, और ये दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती थी। जेब्रा की जो एक प्रजाति उपजाति है ये दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती थी। 19वीं सदी में ये समाप्त हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया को थाईलेसिन से मिलाएंगे। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि थाईलेसिन क्या है? तो एक प्रकार का भेड़िया होता है, थाईलेसिन भेड़िया है। ये ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में पाया जाता था, ऑस्ट्रेलिया में और तस्मानिया में भेड़िया ये पाया जाता था। और ये जो है 20वीं सदी में विलुप्त हो चुका है, 20वीं सदी में विलुप्त हो चुका है। अब बचा रूस और इधर बचा स्लेटर समुद्री गाय। तो रूस को मिला दीजिए स्लेटर समुद्री गाय से। तो आपको बता दें जो स्लेटर समुद्री गाय है ये एक विशालकाय समुद्री स्तनधारी था, स्तनधारी था, समुद्री स्तनधारी, जो रूस के पास बोरिंग सागर में पाया जाता है, बोरिंग सागर में पाया जाता है। और कुछ वर्षों बाद ये विलुप्त हो गया था। तो इसमें देखिए पहला जो था इसको 3 से मिलाया, तो ये देखिए 3 से मिला हुआ है। जो बी वाला अफ्रीका वाला था 4 से मिला है, तो अफ्रीका वाला देखिए 4 से, तो इसलिए ऑप्शन से होगा तीसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए के रूप में लेबल किया गया है और दूसरे को कारण आर के रूप में लेबल किया गया है। अभिकथन ए क्या है? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया यानी पीसीआर के 3 चरण हैं, निष्क्रियकरण, तापानुशीलन और प्रसार। और आर पीसीआर में टैंक पॉलीमरेज का उपयोग होता है जिसे थर्मल एक्विटिकस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। यदि आप लोग पीसीआर के बारे में जानना चाहते हैं, पीसीआर फुल जानकारी चाहते हैं,
पूरा अच्छी तरीके से चित्र सही समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जाकर के देख सकते हैं। पीसीआर पर फुल वीडियो अपलोडेड है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर अपलोडेड है, बल्कि कह लीजिए कि 12 क्लास के जितने भी एनसीईआरटी के लेक्चर है, टॉपिक है, वो सभी अपलोडेड है। आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब कहा गया है उपरोक्त कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इनको पढ़िए, फिर इनमें से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए मेरे हिसाब से इसमें दूसरा वाला सही होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आपके हिसाब से कौन सा सही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए अब आते लघु उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं, जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन होता है और ये एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए आते लघु उत्तरीय में पहला है, किस पौधे के बीज में परिभ्रूण या पेरिस्पर्म उपस्थित होता है? तो आप बता दीजिए। काली मिर्च में, काली मिर्च में उपस्थित होता है। चुकंदर जो होता है इसमें भी परिभ्रूण या पेरिस्पर्म पाया जाता है। आप काजू में भी बता सकते हैं, काजू में भी पाया जाता है। तो काली मिर्च, चुकंदर, काजू आदि हो जाएगा। फिर अगला है, उस कोशिका का नाम बताइए जो एंड्रोजन नामक वृषण हार्मोन को संश्लेषित व स्रावित करती है। देखिए जो एंड्रोजन नामक हार्मोन होते हैं ये पुरुष जनन हार्मोन होते हैं, पुरुष जनन हार्मोन। और पुरुष में जो वृषण होता है, वृषण की लीडिंग कोशिकाओं से एंड्रोजन नामक हार्मोन स्रावित होता है। आपको बता दें लीडिंग कोशिकाओं को अंतराली कोशिकाएं भी कहा जाता है, अंतराली कोशिकाएं या इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहा जाता है। तो इनसे लीडिंग कोशिकाओं से एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। फिर अगला है, जैव विकास के डार्विन सिद्धांत का मूल तत्व क्या है? देखिए डार्विन सिद्धांत में जो था मूल तत्व उसका प्राकृतिक वर्ण था, प्राकृतिक वर्ण मूल सिद्धांत था। और प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन, इसका मतलब यह था कि कोई जीवधारी अगर किसी वातावरण में जा रहा है तो वो अपने आप को उस वातावरण के अनुसार ढाल लेता है। अगर ढाल लेता है तो जीवित रहता है, और अगर नहीं ढाल पाता है तो मर जाता है। तो ये प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत था, नेचुरल सिलेक्शन था डार्विनवाद का। फिर अगला है, यदि अनुलेखन इकाई में कूट लेखन रज्जु के अनुक्रम को निम्नवत लिखा जाए तो दूत आरएनए के अनुक्रम को लिखिए। देखिए जो डीएनए होता है, डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन नाइट्रोजन बेसेस पाए जाते हैं, जबकि जो आरएनए होता है उसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन की जगह पर यूरेसिल नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। तो अब देखिए जहां जहां पर इसमें थाइमिन है उस जगह पर यूरेसिल हो जाएगा, बाकी सब ऐसे ही उतार देंगे। तो AUGC, 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 AUGC ऐसे ही लिखते जाएंगे। इस तरह से एक नंबर आपको मिल जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? तो देखिए जो अमेजन वर्षा वन है, अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अब देखिए जो 3 नंबर का प्रश्न होता है लघु उत्तरीय फर्स्ट होता है, ये 2-2 नंबर के होते हैं और 5 इसमें भाग होते हैं। पहला है, बिंदु उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? इसका एक उदाहरण दीजिए। बिंदु उत्परिवर्तन, तो देखिए जब डीएनए के एक बेस पेयर में परिवर्तन होता है तो उसे बिंदु उत्परिवर्तन कहा जाता है, उत्परिवर्तन कहते हैं। जब डीएनए के एक बेस पेयर में परिवर्तन होता है तो उसे ही बिंदु उत्परिवर्तन कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब डीएनए के एक स्ट्रैंड पर स्थित केवल एक क्षार युग्म में परिवर्तन होता है, एक स्ट्रैंड पर स्थित केवल एक क्षार युग्म में परिवर्तन होता है तो उसे ही बिंदु उत्परिवर्तन कहा जाता है, पॉइंट म्यूटेशन कहा जाता है। अब एक उदाहरण पूछा गया है तो आप बता दीजिए, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। अगर आप लोग सिकल सेल एनीमिया पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, जितने भी सिंड्रोम हैं उन पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है। आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। आप यूट्यूब सर्च बॉक्स में लिखिए सिकल सेल एनीमिया, आगे लिखिए बायोलॉजी साइंसेस के, आ जाएगा, देख लीजिए, चित्र से समझाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीनोम परियोजना की 2 विशेषताएं बताइए।
मानव जीनोम जो परियोजना है, जो ह्यूमन जीनोम परियोजना प्रोजेक्ट है, उसकी दो विशेषताएं। देखिए, इसका उत्तर बताने से पहले आपको बता दें, यदि आप लोग मानव जीनोम परियोजना की विशेषताएं, उद्देश्य, लाभ, उपयोगिता ये सब जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। फिलहाल इसमें दो विशेषताएं कही गई हैं, तो यह बता सकते हैं कि जो मानव जीनोम होता है उसमें 3 बिलियन से अधिक न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। 3 बिलियन से अधिक न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एक तो ये बता दीजिए। दूसरा, मानव जीनोम में लगभग 30,000 क्रियात्मक जीन पाए जाते हैं, क्रियात्मक जीन पाए जाते हैं। तो एक विशेषता हो जाएगी कि मानव जीनोम में 3 बिलियन से अधिक न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, और दूसरा हो जाएगा मानव जीनोम में लगभग 30,000 क्रियात्मक जीन होते हैं। फिर अगला है, रोगों का जैव नियंत्रण के रूप में प्रयोग होने वाले किसी एक जीवाणु और एक कवक का नाम लिखिए। जैव नियंत्रण में प्रयोग होने वाले एक जीवाणु का नाम बताना है, तो आप बीटी जीवाणु बता दीजिए। बीटी फॉर बैसिलस थोरेंजिएंसिस। बैसिलस थोरेंजिएंसिस जो जीवाणु होता है ये मृदा में पाया जाता है, मृदा में, और ये जो होता है कीटों को नियंत्रित करता है, कीटों के लार्वा को मारता है। कैसे? तो इसकी जो इसके प्लाज्मिड के एक समूह पर एंडोटॉक्सिन प्रोटीन निकलती है जिसे क्राई प्रोटीन कहा जाता है, और वो प्रोटीन जिस जीन से निकलती है उस जीन को वैज्ञानिकों ने क्या किया कि फसल में डाल दिया। अब कीटों के लार्वा नहीं, उस पर कीट नहीं लगते हैं, इस तरह से फसल का बचाव होता है। और इधर कहा गया है कि कवक का नाम लिखिए, तो कवक आप बता दें, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा कवक बता दीजिए। और ये जो ट्राइकोडर्मा का कवक है इसका उपयोग पादप रोग नियंत्रण में किया जाता है। फिर अगला है, रिवेट पोपर परिकल्पना को किसने दिया था? इस परिकल्पना के आधार पर पारतंत्र की मुख्य जातियों की तुलना किससे की गई है? तो ये रिवेट पोपर जो परिकल्पना है ये पॉल एरलिच ने दी थी। पॉल एरलिच ने यह परिकल्पना दी थी, और कहा गया कि इस परिकल्पना के आधार पर पारतंत्र की मुख्य जातियों की तुलना किससे की गई है? तो आप बता दीजिए, इसकी तुलना हवाई जहाज के महत्वपूर्ण पुर्जों से की गई है। तो इसकी तुलना हवाई जहाज के महत्वपूर्ण पुर्जों से की गई है। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा क्यों होता है? देखिए, यहाँ पर पिरामिड कहा गया है। अगर आप लोग पिरामिड के बारे में जानना चाहते हैं तो चाहे वो ऊर्जा का पिरामिड हो, जीवभार का पिरामिड हो, ये सभी पिरामिड, पारिस्थितिक तंत्र का पूरा चैप्टर हमारे चैनल में अपलोडेड है। आप लोग जाइए, अच्छे से समझिए, देखिए, समझ में तुरंत आ जाएगा। फिलहाल इसमें आंसर क्या होगा? आंसर आप बता दीजिए, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ऊर्जा हमेशा जो होती है वो उत्पादकों से शुरू होकर के उपभोक्ताओं तक जाती है, यानी एक दिशा में चलती है ऊर्जा। तो इसीलिए इसमें क्या होता है कि ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधा होता है। फिर अगला है, दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए दिखाते हैं चित्र को। देखिए, ये चित्र दिया गया है। अब पहला प्रश्न है, चित्र की पहचान कीजिए। तो आप बता दीजिए कि जो चित्र है, एक बीजपत्री बीज का भ्रूण है। एक बीजपत्री बीज का भ्रूण है, या बीज की भ्रूण की अनुदैर्ध्य काट है। और अगर देखा जाए किसकी, तो मक्का या गेहूं की। अब बता सकते हैं, मक्का या गेहूं की अनुदैर्ध्य काट है। फिर कहा गया है, मूलांकुर चोल और प्रांकुर चोल में अंतर बताइए। मूलांकुर चोल और प्रांकुर चोल में अंतर यहां पर देख लेते हैं। जो एक बीजपत्री बीज होते हैं, जो एक बीजपत्री बीज होते हैं, उसमें स्क्यूटेलम के प्रांकुर को ढकने वाली संरचना प्रांकुर चोल कहलाती है।
भाई दोनों में अंतर पूछा गया तो पहले प्रांकुर चोल बताएंगे कि एक बीजपत्री बीज में स्क्यूटेलम के प्रांकुर को ढकने वाली जो संरचना होती है उसे ही प्रांकुर चोल कहा जाता है। देखिए यहाँ पर स्क्यूटेलम के जो प्रांकुर है इस प्रांकुर को ढक रही है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, प्रांकुर चोल कहा गया है। अब मूलांकुर चोल क्या होगा तो लिखेंगे जबकि मूलांकुर चोल में स्क्यूटेलम के नीचे वाले भाग में मूलांकुर को ढकने वाली संरचना ही मूलांकुर चोल कहलाती है। स्क्यूटेलम के जो नीचे वाला भाग है, ये ऊपर वाला भाग था, ये नीचे वाला भाग है, तो इसमें मूलांकुर ये है, मूलांकुर को ये ढकने वाली जो संरचना है इसे ही मूलांकुर चोल कहा जाता है। देखिए ढक रही है तो ये मूलांकुर चोल हो गई है। तो इस तरह से दोनों में अंतर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चित्र में रेखांकित भाग ए का नामांकन कीजिए। ये जो भाग ए लिखा गया है इसे क्या कहा जाता है तो देखिए इसको स्क्यूटेलम कहा जाता है। स्क्यूटेलम इसका नाम होता है। फिर अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है सहायक जनन तकनीकी मानव के लिए किस तरह से सहायक है। ZIFT और GIFT इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर से किस तरह से भिन्न है। देखिए जो सहायक जनन तकनीकी है मानव के लिए किस तरह से सहायक है तो ऐसे दंपत्ति जिनकी खुद की संतान पैदा नहीं होती है या जो बांझ होते हैं तो बांझपन की समस्या को ये दूर करती है, उनकी समस्या को समाधान करती है, इस तरह से सहायक है। और जो ZIFT है तो इसका पूरा नाम जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर होता है। जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर होता है। जो GIFT है ये जो गिफ्ट है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर होता है। और जो इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर है इसका तो फुल नाम लिखा है। अब कहा गया है ये दोनों से इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर किस तरह से भिन्न है। तो देखिए जो ZIFT है और जो GIFT है इन दोनों में जो स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में होता है, फैलोपियन नलिका में होता है। लेकिन जो ZIFT है इसमें निषेचित अंडाणु को जायगोट में डाला जाता है, जबकि जो GIFT है इसमें अनिषेचित अंडाणु को। अब जो IUI है ये IUI में जो भ्रूण होता है भ्रूण को सीधे गर्भाशय में डालते हैं, भ्रूण को सीधे गर्भाशय में डाला जाता है IUI में, इस तरह से हो जाएगा। फिर अगला है RNA पहला आनुवांशिक पदार्थ था, इस तरह से नोट्स लिखा गया है बहुत सारा। और फिर इतना सारा नोट्स लिखने के बाद कहा गया है उपर्युक्त पैराग्राफ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहा गया RNA को पहला आनुवांशिक पदार्थ क्यों माना जाता है तो अब बता दीजिए क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं जैसे उपापचय, स्थानांतरण आदि का विकास RNA से हुआ है। और जो RNA होता है RNA उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, ये हो जाएगा। फिर अगला है RNA की तुलना में DNA को अधिक स्थायी आनुवांशिक पदार्थ क्यों माना जाता है तो इसमें बता दीजिए क्योंकि DNA द्विकुंडलिनी होती है, DNA में द्विकुंडलिनी होती है, डबल स्टैंडर्ड होता है। और यह कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड रखता है, इस तरह से बता दीजिए। फिर RNA के रासायनिक रूपांतरण से DNA के विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी तो इसमें बताइए जो DNA होता है DNA की तुलना में अधिक स्थायी होता है, DNA की तुलना में अधिक स्थायी होता है। और बता दीजिए कि जो RNA है RNA उत्प्रेरक के रूप में क्रियाशील है लेकिन यह अस्थायी होता है। जो DNA है ये अधिक स्थायी है और वो RNA उत्प्रेरक के रूप में क्रियाशील है लेकिन अस्थायी होता है।
फिर द्विसंकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए स्वतंत्र अभिवन के नियम की व्याख्या कीजिए। देखिए, स्वतंत्र अभिवन का नियम हमारे चैनल में फुल अपलोडेड है। बहुत ही आसान तरीके से एक ट्रिक के माध्यम से मैंने चित्र बनाना, उसको समझाना बताया हुआ है। आप लोग जाइए, देखिए, समझिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर अगला है प्रतिरक्षी अणु की संरचना का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए और उसका रासायनिक प्रकृति का उल्लेख कीजिए। देखिए, इस तरह से प्रतिरक्षी अणु की संरचना का चित्र मैंने बनाना बताया हुआ है और बहुत ही सुंदरता से उसमें नामांकन भी करना बताया है। आप लोग तुरंत बना लेंगे। जाइए, सर्च कीजिए यूट्यूब सर्च बॉक्स में प्रतिरक्षी अणु और स्पेस छोड़िए बायोलॉजी साइंसेस के, आ जाएगा वीडियो। आप देख लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है, ड्रग के उस समूह का नाम लिखिए जिसकी आणविक संरचना नीचे दी गई है। ये देखिए, ये जो आणविक संरचना दी गई है ये कैनाबिनाइड्स की है। कैनाबिनाइड्स की आणविक संरचना है। ये प्राकृतिक रूप से भांग के पौधे से प्राप्त होता है। भांग के पौधे में पाया जाता है, गांजा होता है जैसे। तो ये तो ड्रग समूह का नाम है, कैनाबिनाइड्स है, ड्रग समूह का नाम होता है। आप देखिए, इसका दूसरा प्रश्न है, जिस पौधे से यह ड्रग प्राप्त की जाती है उसका वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो कैनाबिनाइड्स था, किस पौधे से प्राप्त हुई, तो उसका वैज्ञानिक नाम लिख दीजिए, कैनाबिस सटाइवा। सेटाइवा इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। इस ड्रग के सेवन से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो लिख लीजिए, मस्तिष्क प्रभावित होगा, हृदय प्रभावित होगा, फेफड़े प्रभावित होंगे, ये सब आप लिख सकते हैं। फिर अगला है, प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक किसे कहते हैं, उस एंटीबायोटिक का नाम बताइए जिसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में घायल अमेरिकन सिपाहियों के उपचार में व्यापक रूप से किया गया। यह भी बताइए कि यह एंटीबायोटिक किससे प्राप्त होती है। तो भैया, आप एंटीबायोटिक की परिभाषा क्या बता सकते हैं, वैसे हमने चैनल में अपलोड किया, आपको बता दें कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न होते हैं और रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं, उन्हें एंटीबायोटिक कहा जाता है। जो रोग पैदा करते हैं, ऐसे जीवाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं, उन्हें एंटीबायोटिक कहा जाता है। अब उसका नाम बताना है जो एंटीबायोटिक प्रयोग की गई द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकन सिपाहियों के उपचार में, तो पेनिसिलिन। पेनिसिलिन उसका नाम था। और ये किससे प्राप्त होती है, तो पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त होती है, क्राइसोजीनम से प्राप्त होती है। दो ऐसे हैं। फिर अगला, वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। देखिए, वाहित मल उपचार पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है। वाहित मल किसे कहते हैं सब कुछ समझाया है, आप लोग जाइए, अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फिलहाल नगरों से बहकर जो आने वाला जल होता है, उस जल में जब मल मूत्र, कूड़ा करकट, अन्य ठोस पदार्थ मिल जाते हैं तो उसे ही वाहित मल कहते हैं। और कहा गया है इसमें सूक्ष्मजीवों की उपचार की भूमिका को बताइए। तो देखिए, जो सूक्ष्मजीव होते हैं कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं, उसको खत्म करते हैं। तो ये आप बता सकते हैं। फिर अगला है, समिष्ट के गुणों का उल्लेख कीजिए। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, समिष्ट के गुणों का उल्लेख करना है। तो आप बता दीजिए कि एक समिष्ट में प्रति इकाई समय में होने वाले नए जन्मों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। एक समिष्ट में प्रति इकाई समय में होने वाले जन्मों की संख्या को ही जन्म दर कहते हैं और होने वाली मौतों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। इस तरह से हो जाएगा। और एक आप बता सकते हैं कि एक समिष्ट में नर व मादा की संख्या का अनुपात लिंग अनुपात कहलाता है। तो अगर आप लोग समिष्ट पर वीडियो देखना चाहते हैं, इसकी विशेषताएं, इसके गुण क्या क्या होता है, सब कुछ समझाया हुआ है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अगला है, पारजीवी जंतु अथवा ट्रांसजेनिक एनिमल। देखिए, ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक पादप, ये सब हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें, जब किसी जीव के डीएनए में हेरा फेरी करके एक नया जीव बनाया जाता है, एक नया डीएनए बनाया जाता है, तो उसे ही पारजीवी डीएनए कहा जाता है। और फिर उस डीएनए को जिस जीव में डालते हैं तो उस जीव को ही पारजीवी जंतु कहा जाता है। कोई जंतु है, इसके डीएनए में हेरा फेरी करके एक नया डीएनए बनाएगा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है, और इस डीएनए को जिस जीव में डाला गया वही जीव पारजीवी जंतु कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम निर्मित पारजीवी गाय का नाम लिखिए, इसके महत्व का उल्लेख कीजिए। सबसे पहले निर्मित पारजीवी गाय रोजी गाय थी। रोजी गाय, उसका नाम क्या था, रोजी गाय थी, और इसका मां तो अधिक दूध देती थी,
अधिक दूध देने वाली गाय थी। फिर अगला है क्लोनिंग संवाहक क्या है, एक अच्छे संवाहक या वेक्टर की विशेषता क्या होती है। अगर आप लोग क्लोनिंग संवाहक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जाकर के देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और एनसीईआरटी का पेपर है ये, तो इससे जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन फंसेंगे। तो क्लोनिंग संवाहक पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि जो डीएनए अणु होता है, डीएनए अणु का जिसका उपयोग करके किसी इच्छित डीएनए को, किसी इच्छित डीएनए खंड को परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करते हैं, उसे ही क्लोनिंग संवाहक कहा जाता है। अगला है पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की भूमिका। देखिए प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, जिसे आणविक कैंची भी कहा जाता है, आणविक कैंची भी कहते हैं, और ये डीएनए को स्पेसिफिक प्लेसेस से कट लगाता है। इसके बारे में आप जाकर के हमारे चैनल से वीडियो अच्छी तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर आते हैं। देखिए जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, गुर बीजाणु जनन क्या है, आवृत बीजी पादपों में मादा मुकुटबीज के विकास का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गुड। और गुर बीजाणु जनन पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, बहुत ही अच्छी तरीके से, उतना अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप लोग जाइए देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर ये प्रश्न नहीं करते हैं तो अथवा में अंडोत्सर्ग की पर टिप्पणी लिखिए, आर्तो चक्र पर टिप्पणी लिखिए, अंतरोपण पर लिखिए, अपरा पर लिखिए, गर्भाशय युक्त पर लिखिए। इसमें से आर्तो चक्र यानी एमसी पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से समझाया और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। जो अपरा है इस पर भी हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आएंगे दोनों परीक्षा में। और अंतःगर्भाशय युक्त इस पर भी हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है 8 नंबर का क्वेश्चन, अनुलेखन क्या है, बैक्टीरिया में अनुलेखन क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। अनुलेखन अथवा ट्रांसक्रिप्शन पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको समझाया हुआ है। अगर ये क्वेश्चन नहीं करते हैं तो अथवा लिखा अनुकूली विकिरण क्या है, डार्विन के फिंच पक्षियों एवं ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल के उदाहरणों के साथ इस प्रक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए और इस प्रक्रिया का जैव विकास से क्या योगदान है। फुल क्वेश्चन हमारे चैनल में अनुकूली विकिरण पर अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, जैव विविधता किसे कहते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आएगा परीक्षा में। जैव विविधता किसे कहते हैं, या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक क्यों होती है। जैव विविधता की क्षति के प्रमुख कारण, जैव विविधता किसे कहते हैं, इसकी क्षति के कारण या इसके संरक्षण के उपाय आएगा जरूर परीक्षा में, एकदम तय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे चैनल में अपलोडेड है फुल वीडियो, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं करते हैं तो स्पर्धी अपवर्जन का नियम, सहोपकारिता, आहार जाल, पारतंत्र में उत्पादकता, ह्यूमस, इन पर टिप्पणी आपको लिखनी होगी, जिसमें से सहोपकारिता वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आहार जाल इंपॉर्टेंट है, पारतंत्र में उत्पादकता इंपॉर्टेंट है, आप लोग जाकर के इन सबको समझ सकते हैं। तो आशा है आपको पूरा वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।